पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने करंट की डेफिनेशन कवर करी है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी। उस पर बेस्ड जितने कंसेप्ट हैं वो कवर हो गए थे साहब। आज ही क्लास में हम लोग ये कवर करेंगे बेटे कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वायर के अंदर, जब हम कहते हैं ना वायर में करंट चल रहा है साहब, वो फ्लो ऑफ करंट, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन को करंट बोला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वायर के अंदर तो कैसा पाथ शो करते हैं या कैसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है आज। और इस टॉपिक का नाम है बेटे सिलेबस के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नहीं है, जन्नत है। देखो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है बेटे हमारा, ये बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पहला हिस्सा जो है वो ओम्स लॉ कहलाता है, और बाकी जो दूसरा हिस्सा उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट पढ़े जाएंगे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। बात समझ आइए। तो जो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे ये ओम्स लॉ की बेस है, मतलब उसकी जड़ है साहब, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आने का मतलब आपको ओम्स लॉ तक का कंसेप्ट समझ में आया। इस छोटे से कंसेप्ट के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर 5 से डेरिवेशन है सिलेबस में, 5 से डेरिवेशन, छोटे छोटे डेरिवेशन सारे, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बेटे डेफिनेशन सही है, तो स्क्रीन को रोक करके पहले इस डेफिनेशन को नोट कर ले साहब। क्या कहती है साहब डेफिनेशन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले या ड्रिफ्ट स्पीड बोले की बात है। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो एवरेज स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी अपोजिट डायरेक्शन? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बेटे। पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लो। अब आ जा, देखो बेटे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए मेटल के बारे में। पहली बात, जो मेटल होते हैं ना बेटे, खासतौर पर जब हम मेटल की बात करें ना इस टॉपिक के अंदर, तो कॉपर सबसे बेस्ट है, सही है। तो मेटल्स के अंदर बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल होता है, लगभग 10⁻28 कह दो या 10⁻29 कह दो, इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब फ्री होता है मेटल के अंदर। इतना इलेक्ट्रॉन 10⁻28 भी सही पैरामीटर है, 29 भी सही है, इसी के बीच में रहता है। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है, इतना नंबर में इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा रहता है पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर। और तुम जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्री होने का मतलब क्या है भाई? न्यूक्लियस का तो कोई इफेक्ट रहा नहीं, न्यूक्लियस का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब है कि ये मस्त आराम से घूमते रहते हैं पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे वायर के अंदर। मान लो मेरे पास ये एक वायर है, सही, मैंने कॉपर का एक टुकड़ा ले लिया साहब, कॉपर का टुकड़ा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने जो आपको रेड पेन से दिखा रखे हैं ये कॉपर के एटम है। एक प्रकार से एटम बोल दो आप, इसे न्यूक्लियस बोलो, आपकी मर्जी है साहब, ये एटम है। अब उसके कॉपर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मस्त घूमते रहते हैं इस हिसाब से। इन सभी एटम्स के ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मस्त घूम रहे हैं, हाँ है ना। अब जब ये मस्त घूमते हैं ना बेटे, तो इनके घूमने की स्पीड भी हल्की फुल्की नहीं होती, हल्की फुल्की स्पीड नहीं होती। ये 10⁻⁵ लगभग 5 to 6 मीटर पर सेकंड से घूमते हैं। 10⁻⁵ लिखो या 10⁻⁶, इसी के बीच में रहती है स्पीड। इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वायर के अंदर। अब अंदाजा लगा लो कितनी स्पीड है साहब। बच्चा बोला क्यों घूमते हैं? ये घूमते हैं ड्यू टू रूम टेम्परेचर, ड्यू टू रूम टेम्परेचर या कहिए थर्मल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब आप अपने कमरे के अंदर कोई कॉपर का तार लेकर के रखोगे, कॉपर का तार आपके पास साहब, उस कॉपर के तार के अंदर वो सप्लाई में नहीं लगा हुआ है, खाली पड़ा टुकड़ा है वो, उसके अंदर इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है। सब अंदाजा लगाइए आप, 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड तक की स्पीड से घूमता है। एक बच्चा बोला सर इतनी स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इतनी स्पीड से, तो डेफिनेशन करंट की ये कहती है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो इसका मतलब वायर में तो करंट होना चाहिए, वायर में तो करंट होना चाहिए, लेकिन जब हम उस तार के हाथ लगाते हैं साहब करंट लगता नहीं है, हमें महसूस नहीं होता। एमीटर लगाओ नहीं आएगा, हाथ लगाओगे जब करंट झटका नहीं मारता साहब। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट है ना। बात को ध्यान से समझना। ये बेशक से स्पीड अवेलेबल है, ये बेशक से स्पीड अवेलेबल है किस पे? रूम टेम्परेचर पर। लेकिन बेटे ये स्पीड किस हिसाब से अवेलेबल है ये कंसेप्ट देखना। मैंने आपको ये सभी इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं और उन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रखी है एट एनी इंस्टेंट। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है साहब, ये इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इस साइड भागता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागता है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भागता है, ये इस साइड है, ये इस साइड है। मतलब ये जो मैंने आपको एरो दिखाए हैं ना बेटे, ये किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखा दिया है।
किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, कुछ इस हिसाब से हैफेजर्ड मोशन जो होता है, जो हम लोग गैसेस के अंदर पढ़ के आए ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर, आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर यही कंसेप्ट चलता है सेम। बोल सही है, बिल्कुल सेम वही है, इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से रैंडम मोशन में होते हैं। अब तू एक बात जानता है कि करंट को देखने का अंदाज क्या होता है, हम लोग करंट को कैसे देखते हैं? सर करंट देखने का अंदाज ये था, आपने बताया था कल, एक क्रॉस सेक्शन ले लो और क्रॉस सेक्शन पे खड़े होकर के देख लो कितना चार्ज क्रॉस करता है, कितना चार्ज क्रॉस करता है किसी भी क्रॉस सेक्शन को। अब तू ध्यान से देख, जब तू कोई क्रॉस सेक्शन पकड़ेगा ना बेटे, क्रॉस सेक्शन, तो लेट कर इस साइड से ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे थे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए इस साइड से, बोल सही है। तो बेटे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दो इलेक्ट्रॉन हर हालत में इधर से भी क्रॉस करके जाएंगे, ये कंपलसरी होगा, ये कंपलसरी होता है, होगा नहीं, होता है। बात समझ आइए। जब हम वायर के अंदर, जब हमने कोई सप्लाई तो लगाई नहीं है, खाली तार है साहब, और इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से घूम रहा था, हमें करंट क्यों नहीं लगा? करंट इसलिए नहीं लगता कि जब हम उसका कोई क्रॉस सेक्शन पकड़ते हैं ना, वायर का क्रॉस सेक्शन, तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता है। मतलब अगर मान लो 1 सेकंड में 1 लाख इलेक्ट्रॉन इधर गया था, 1 लाख, तो 1 सेकंड में 1 लाख इधर भी आ रहा होगा, ये कंपल्सरी है, क्योंकि वो मोशन ही ऐसे दे रखा है ऊपर वाले ने। इलेक्ट्रॉन्स को जो मोशन दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर, वो इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से घूमते हैं कि एट एनी क्रॉस सेक्शन द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज जीरो। और साहब जब क्यू नेट जीरो होता है, क्यू नेट क्या होता है? जीरो। तो करंट की वैल्यू तो तू जानता है क्यू बाई टी होती है बेटे। अब ये क्यू नेट की वैल्यू जीरो है, तो जीरो बाई टी इक्वल्स टू जीरो। दैट्स व्हाई कोई भी करंट एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई भी करंट एक्सपीरियंस नहीं होता। बात समझ में आई है? तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटे, पहला कंसेप्चुअल आ गया आपके सामने। इलेक्ट्रॉन की इतनी ज्यादा स्पीड होती है वायर के अंदर, फिर भी करंट क्यों नहीं लगता है? तो आपका जवाब कि थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेट चार्ज फ्लो इज ऑलवेज जीरो। हाँ, इस कंसेप्ट को समझाने का एक अंदाज और है, या समझने का एक अंदाज और है। सुन के अंदाज है, ध्यान से सुनना। मान लो ये सभी इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, ठीक है साहब, अब इनकी कुछ स्पीड है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी u1, ये वेक्टर डाल दिया है बेटे, इसकी स्पीड है u2, बोल सही बात है नहीं? ऐसे ही इस वाले की, एक की लास्ट वाले की, इसकी है un। क्या ये स्पीड या वेलोसिटी जो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है इस टाइम पे? हाँ सर, ये वेलोसिटी बोलिए इस टाइम आप। देखो डिफरेंट स्पीड बोलो, डिफरेंट वेलोसिटी एक ही बात होती है। ये क्यों एक बात है मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, फिलहाल ये सभी वेलोसिटी रिप्रेजेंट हुई है। एक U2 से भाग रहा था, एक U3 से भाग रहा था, एक U4 से भाग रहा था, सब सही है ना? आपस में कोलाइड कर रहे थे, एटम जो है उनसे कोलाइड कर रहे थे। आप लोग जानते हो ये इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन में साहब कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो जो U1 से भाग रहा मस्त अपना U1 से रहा, जो U2 से है वो U2 से रहा। तो मैंने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपको ये क्या नाम है स्पीड दिखा दिया, ठीक है साहब। अब ध्यान से सुनना, जब आप एट एनी इंस्टेंट, ये कोई इंस्टेंट है, इंस्टेंट समझते हो ना आप, ये मस्त घूम रहे थे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया साहब, तो जो स्क्रीनशॉट लिया वो एट एनी इंस्टेंट हो जाता है। सभी समझते हैं ना, मोबाइल फोन में स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई मूवी चल रही थी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया साहब, तो एट एनी इंस्टेंट का जो पिक्चर वो आपके पास आ गई, ये वो इंस्टेंट है साहब, या U1 से, U2 से और UN से। तो बेटे जब आप यहाँ पे इनका एवरेज देखते हो ना, U एवरेज, तो दैट वैल्यू U1 प्लस में U2 अप टू UN डिवाइडेड बाय n, ये वैल्यू बेटे जीरो निकल करके आती है, ये वैल्यू जीरो निकल करके आती है। कैपिटल N से लिख लो, क्यों? कैपिटल N टोटल नंबर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाँ तो बोल, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड होती है लेकिन करंट नहीं लगता, इसके लिखने के दो अंदाज हैं। आप ऐसे लिख सकते हो इस कंसेप्ट को कि करंट इसलिए नहीं लगता, नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होता। आप ऐसे भी लिख सकते हो साहब कि वेक्टर सम ऑफ द वेलोसिटीज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। खत्म, बात समझ आई है नहीं? द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, या ये कहिए U एवरेज इज जीरो। खत्म। और आया नहीं आया? तो ये बात मुझे समझ में आ जाती है कि जब वायर के अक्रॉस बैटरी अप्लाई नहीं होती तो उसके अंदर नेट करंट नहीं होता, उसके अंदर नेट करंट नहीं होता। ठीक है साहब, अब कंसेप्ट को वापस देख। अब मान ले बेटे मैंने इस वायर के अक्रॉस ये बैटरी लगा दी, इस वायर के अक्रॉस बैटरी लगा दी।
अब तू जानता है कि जैसे मैं बैटरी अप्लाई करता हूं तो बैटरी अप्लाई होने से होता क्या है, बैटरी अप्लाई होने से बेटे वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, ये बात मैं जानता हूं। बैटरी का काम होता है वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और ये मैंने आपको कल बताया भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से पैदा होती है वायर के अंदर, ध्यान रखना। सारा खेल ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ये फैल जाती है तुरंत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई सब। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बिल्कुल ऐसे मान के चलेंगे, स्ट्रीम लाइंस नहीं पढ़ी आपने, स्ट्रीम लाइंस जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, वही कंसेप्ट है बिल्कुल ये। वो क्या एज्यूम किया था आप लोगों ने, इमेजिनरी लाइंस एज्यूम करी थी, उसके ऊपर मॉलिक्यूल चलते थे साहब, मॉलिक्यूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। ये स्ट्रीम लाइंस है साहब, ये मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है साहब। फिलहाल यूनिफॉर्म है क्योंकि क्रॉस सेक्शन वायर का सेम है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, अब इसके अंदर कौन था, इलेक्ट्रॉन। मान लो ये इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आपको समझा देता हूं, सिर्फ दो। भाई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हो गई, मेरा चार्ज, मेरा इलेक्ट्रॉन किसी फील्ड में आ गया, फील्ड में आ गया तो उसके ऊपर फोर्स आएगी, फोर्स कितनी होगी, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, और फोर्स किधर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग लगेगी साहब, सही है ना। इधर प्लस का एंड है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से चलिए, इस साइड माइनस का एंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लेगा वो अपोजिट टू द फील्ड लेगा, वो इस साइड में फोर्स लेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इसी साइड में फोर्स लेगा, और फोर्स कितनी लेगा, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, ये मैग्नीट्यूड है बेटे, ठीक है। और अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में दिखाओगे, ये फोर्स और फील्ड पे अगर वेक्टर लगाओगे तो फील्ड इस साइड है, फोर्स इस साइड है, तो दैट्स व्हाई यहां पे लगा देता हूं माइनस, तो फोर्स इक्वल टू हो गई माइनस ई इंटू ई, इलेक्ट्रॉन है दैट्स व्हाई ई कंसीडर कर लिया डायरेक्ट, नहीं तो फॉर्मूला आप लोग जानते हो, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है साहब। अब तुम बड़े बच्चे सोच के बताना, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन को मैं ये वाला ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, ये क्या ये इलेक्ट्रॉन बेटे इस साइड भागने की कोशिश कर रहा था, हाँ सर ये तो भाग इस साइड रहा था, इसके पास वेलोसिटी इस साइड थी, लेकिन आपने फोर्स इस साइड लगा दी, तो ये कॉमन सेंस कहती है अब दो वेक्टर अप्लाई हो गए इसके ऊपर, एक वेक्टर ये अप्लाई हो गया, एक वेक्टर ये अप्लाई हो गया, क्या इसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा, हाँ सर, जो पाथ होगा कहीं बीच में चल देगा और एक कर्व हो जाता है, कर्व। तो एक बहुत प्यारा सवाल आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुन लो, क्या कि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, तो जवाब होता है सब स्ट्रेट लाइन होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन चल करके आएगा, किसी से टकराएगा, फिर इधर भाग जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर, ऐसे घूमते रहते हैं मस्त। बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन द पाथ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, द पाथ इज ऑलवेज। लेकिन साहब जब फील्ड अप्लाई हो गई, फिर सर जैसे फील्ड अप्लाई होती है पाथ स्ट्रेट नहीं रहता, वो पाथ कर्व हो जाता है, और वो कर्व क्यों हो जाता है, वो फोर्स की वजह से हो जाता है। हाँ, तुम्हारे मन में ख्याल ये जरूर आ सकता है कि सर जरूरी है इलेक्ट्रॉन उधर ही भाग रहा हो, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, आपने ये इलेक्ट्रॉन इधर चलता दिखा रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग भी इधर रहा था और फोर्स भी इधर लग गई, तो जब तक वो दूसरे से टकराएगा नहीं वो तो स्ट्रेट लाइन चलेगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है बात। तो अब दो आंसर बन गए, द पाथ मे बी कर्व्ड और पाथ मे बी स्ट्रेट लाइन, पाथ में बी कर्व और पाथ में बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसके अंदर आप कर्व लिख दोगे तो वही ज्यादा बेटर है बेटे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बाई चांस की बात है, नहीं तो मैक्सिमम पाथ कर्व होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाग इधर आता, फोर्स लगी, तब घूमा और किसी से टकरा गया, फिर किधर भागा, फिर किधर, हैज़ार्ड मोशन रहता है, लेकिन किंतु परंतु पाथ को पकड़ना। अब ये कहानी बन जाएगी बेटे, देखो इस मोशन में और इस मोशन में अंतर आ जाएगा। उसके अंदर कहानी क्या थी कि उसमें टकरा करके इसी के अंदर इधर आया, इधर घूमता रहता था, इसी के अंदर मस्त आराम से ऐसे रहता था, ऐसे रहते थे सारे, और तुम अंदाजा लगाओ वो स्पीड है साहब, देख भी नहीं सकते, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब इसमें कहानी क्या बनेगी, इसमें भाई स्पीड तो इलेक्ट्रॉन की भी वही है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, 10⁻⁶, क्या फर्क पड़ेगा स्पीड, अगर फील्ड लग जाएगी, फोर्स लग जाएगी थोड़ी का नहीं, इस स्पीड को कम करना पॉसिबल है साहब, नहीं, ये अभी भी यही स्पीड रहती है, 10⁻⁶ है, थोड़ी नहीं कम हो जाएगी, नहीं यही स्पीड रहती है। लेकिन अब अंतर आता है पाथ के अंदर, पाथ का मतलब
पहले क्या था कि घूम घाम के उल्टा उसी में ऐसे घूम जाता, अब क्या हो गया, अब हो गया सब फील्ड अप्लाई हो गई। तो इलेक्ट्रॉन बेशक से किसी से टकराता रहो, लेकिन कुल मिला के उससे भागना इधर ही है। इट गेट डिफ्टेड, वो कंपल्सरी है, उसको चलना इधर ही पड़ेगा। हाँ टकराएगा, किसी से टकराया, मान लो समझना एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं तुझे पाथ दिखा, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है साहब। अब ये मूव करता था, मान लो इस साइड मूव करके गया बेटे कुछ वेलोसिटी से, ठीक है नहीं, जाके इससे टकरा गया। जब इससे टकराया, कोई आयन था यहाँ पर, ठीक है ना, कोई आयन था, इससे टकरा गया, इससे टकराने के बाद मान लो इस साइड आ गया साहब, यहाँ के किसी से टकरा गया, ठीक है ना, फिर यहां से गया, यहां जाकर के किसी से टकरा गया, इससे टकराने के बाद पता चला इस साइड मूव कर गया साहब, यहां किसी से टकरा गया, यहां से टकराने के बाद मान लो ये आ गया साहब। वो सही ना, ये हैपहैज़र्ड मोशन रहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मस्त इसमें आराम से घूमता रहता है, ठीक है साहब। अब तुमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, अब वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है बेटे, इलेक्ट्रॉन का मोशन वो बाइज्ड हो जाता है। बाइज्ड होने का मतलब वो फील्ड के तरफ मूव करने लग जाता है। जैसे फील्ड इधर से मूव करके आई है ना इस साइड से, तो जो पॉजिटिव एंड है उसका वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लग जाता है। तो जब इसके अंदर आप बाइसनेस दिखाओगे मोशन के अंदर, तो मान लो इलेक्ट्रॉन जब फील्ड अप्लाई हो गई, ये तो जब है व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड, ब्लैक वाला कब है, नो फील्ड। ये कब का मोशन है, जब नो फील्ड इज अप्लाइड, कोई फील्ड अप्लाई नहीं थी, ठीक है साहब, आपने फील्ड अप्लाई कर दी। अब फील्ड अप्लाई होते देखिए क्या कहानी बनेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जाके इस आयन से टकराया था, वो इससे छोड़ के किसके बगल वाले आयन से टकराएगा, क्योंकि अब उसके पाथ के अंदर डेविएशन आया, शिफ्टिंग आई है, ठीक है। अब वो यहां से जाकर के फिर यहां से जब वो शिफ्ट हुआ, तो मान लो यहां पहुंच गया साहब, यहां किसी से टकराया, फिर वो यहां से उठ करके गया, फिर यहां जाके किसी से टकराया साहब। अगर उसी हिसाब से दिखाऊं तो मान लो ये इस साइड गया, किसी और से टकराया, बोल सही बात है नहीं, यहां गया साहब, यहां किसी और से टकराया, और यहां से टकराने के बाद मान लो यहां जिससे टकराया, फिर निकल के यहां गया साहब, ये आ गया। अब तू ना इस दोनों पाथ के अंदर एक कंसेप्ट को पकड़ियो, एक ब्लैक पेन से है, एक रेड पेन से है। तुझे बात महसूस हो रही होगी कि जो रेड वाला पाथ है वो ब्लैक वाले के रेस्पेक्ट में इधर शिफ्ट हो रहा है, वो बाइज्ड हो गया है, एक तरफ आ गया वो, बोल सही ना। तो जो रेड वाला पाथ है बेटे, दिस इज अ पाथ ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये कब का है कि व्हेन फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन फील्ड इज अप्लाइड, जब फील्ड अप्लाई हो जाती है, दिस इज द पाथ ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, बोल सही बात है। अब तू बारीकी से देख, जब फील्ड अप्लाई नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा था, और जब फील्ड अप्लाई हो गई तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। तो फील्ड अप्लाई होने से फर्क कितना आया इलेक्ट्रॉन के फॉरवर्ड मोशन के अंदर, आगे की तरफ कितना अंतर आता है सर, ये अंतर आता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता था, आज उसके रेस्पेक्ट में वो इतना आगे आ जाता है, वो यहां पर आ जाता है, वो सही है ना। अब ये जो फॉरवर्ड मोशन हुआ है ना बेटे, जो ये फॉरवर्ड मोशन हुआ है इलेक्ट्रॉन का फील्ड अप्लाई होने के बाद, ओनली दिस फॉरवर्ड मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द सर्किट या करंट इन द वायर। ये जो मोशन था ना तामझाम, ये जितना था, इससे कोई लेना देना नहीं होता करंट का, कोई लेना देना नहीं होता। जो ये करंट पैदा होता है ना, ये इट इज ओनली ड्यू टू द फॉरवर्ड मोशन, ये छोटे से फॉरवर्ड मोशन की वजह से, और ये मोशन बहुत कम होता है, ओ सॉरी, जो पाथ है ना बहुत कम होता है, बात समझ आइए। नेट करंट इन द वायर इज ओनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये जो ड्रिफ्ट करी इलेक्ट्रॉन ने, दिस इज अ ड्रिफ्ट, यहां से यहां तक ये ड्रिफ्ट है, दिस ड्रिफ्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, देयर इज नो नेट करंट ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो तामझाम हुआ था इसकी वजह से कोई लेना देना नहीं होता, बात समझ में आई है। तो मैंने जब आपको एक कल की क्लास के अंदर एक बार कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी थी बेटे, क्या समझाया था कि कभी भी मैं आपसे कहूं ना कि किसी वायर के अंदर डीसी करंट चलता है, मतलब करंट चल रहा है, फिलहाल डीसी की बात हो रही तो करंट वही है, करंट चलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा मूव करते हैं, बिल्कुल सीधा, हम कंसीडर करते हैं ऐसा, वो ऐसे ऐसे रहते हैं, लेकिन हम कंसीडर करते हैं बिल्कुल सीधा चलते हैं। बच्चा बोला सर आप सीधा क्यों कंसीडर करते हैं, वो इसलिए साहब कि फील्ड के अप्लाई होने से इतना अंतर आया कि जो इलेक्ट्रॉन यहां रुक जाता था आज वो यहां के रुका है, बहुत सही बात है नहीं। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मतलब जो मोशन आया है, वो तो बस इतना नेट मोशन आया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया है, दिस मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। और इस डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्ड जो वेलोसिटी आती है ना बेटे, वेलोसिटी, अब बड़े बच्चों ये कोई डिस्टेंस आ गया, एग्जांपल मान ले 1 मिलीमीटर की कर गया,
कितने की? 1 मिलीमीटर। ये ड्रिफ्ट बहुत कम होती है बेटे, ये मिलीमीटर्स में ही होती है इन रियलिटी, मिलीमीटर में। मान लो 1 मिलीमीटर कर दिया साहब, बोल सही बात है नहीं? और इस ड्रिफ्ट को एक्वायर करने में इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड लगता मान लो फॉर एग्जांपल। तो साहब जो स्पीड बनेगी 1 मिलीमीटर के ड्रिफ्ट को एक्वायर करने में, वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड हो गई। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है बोल कितनी है? 1 मिलीमीटर पर सेकंड। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव करा, जिसको हम देखो यही तो रेस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर मूव किया, जिसकी वजह से करंट सेट हुआ, वो स्पीड तो साहब मिलीमीटर पर सेकंड में आती है। अब ये देख, ये स्पीड है 10 लाख मीटर पर सेकंड। ये किसी काम की है? नहीं, किसी काम की नहीं है। बेशक तू यहां जा, यहां किसी से टकरा, इलेक्ट्रॉन टकराता रहता है, टकराए जैसा। हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं कि इस फील्ड को अप्लाई होने के बाद ये टोटल जो मोशन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड में कितना शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि जब ये फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा वही करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फॉरवर्ड में कितना शिफ्ट हुआ? 1 मिलीमीटर हुआ साहब, 2 मिलीमीटर हुआ साहब, बोल सही बात है नहीं? तो ये जो 2 मिलीमीटर का शिफ्ट आया, ये 3 मिलीमीटर का जो शिफ्ट आया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस शिफ्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द सर्किट। दिस हैप्पैजार्ड मोशन और दिस इरेगुलर मोशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द सर्किट। ये रैंडम मोशन कभी भी करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता साहब, ये मेन कंसेप्ट है। इसलिए हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि वायर के अंदर करंट चल रहा है, तो कभी बच्चे से ये सारा अंदर का तामझाम बताते नहीं। नहीं, रैंडम मोशन से कोई लेना देना नहीं साहब। बच्चा आया, मासूम बच्चा होता है, उसको पहली क्लास में बस ये समझाया जाता है भाई सब जब करंट चलेगा ना, करंट चलेगा तो अपने मन में ये मान के चलना है कि सभी इलेक्ट्रॉन बहुत सभ्य हैं और बिल्कुल सीधा चलते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सभ्य हैं और सीधा चलते हैं। बिल्कुल ऐसे मान के चलिए जैसे स्टीम लाइंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन चलते थे, याद है? स्टीम लाइन, बिल्कुल ये स्टीम लाइन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टीम लाइन हो गई, और इनके ऊपर मस्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं साहब। ये ऐसे चलते इलेक्ट्रॉन। क्यों कंसीडर हुआ? अच्छा फिर इसके हिसाब से मत देखना, चलो मैंने साइड दिखा दिया किधर, नहीं तो बैटरी के हिसाब से तो इधर आने चाहिए थे बेटे, ठीक है ना? चलो उधर दिखा दिया की बात है। अरे हाँ, या ना बैटरी थोड़ी लगाई है उसके ऊपर। अगर बैटरी लगा देता हूं तो बैटरी ऐसे लगेगी साहब, ये माइनस इधर प्लस इधर, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना बेटे, तो एक सभ्य तरीके से चलता है, ऐसा माना जाता है। और जब वो दौड़ रहा होता है तो जिस स्पीड से वो दौड़ता है वो ड्रिफ्ट स्पीड होती है साहब। और ये स्पीड ना 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर पर सेकंड की होती है। ये किलोमीटर इनमें खेल नहीं होता, इसका मीटर पर सेकंड में नहीं होता। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है ना, ये होती है फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड, लिखते हैं इसको फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, लेकिन रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो मिलीमीटर पर सेकंड में होती है। अब अंदाजा लगाइए, अंदाजा कि जो स्पीड करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। और जो करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है वो लाखों मीटर पर सेकंड में चल रही है साहब। हाँ, बात समझ में आई है? तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम स्पीड से चलता है बेटे, बहुत रेंगता। जब इसका नाम ही ड्रिफ्ट है, बेचारा टक्कर मार रहा, निकल नहीं पा रहा। बोलो सही बात है? आपको ऐसे कमरे के अंदर या ऐसे हॉल के अंदर बंद करते हैं, मान लो दुनिया भर के जानवर हैं साहब, ठीक है नहीं? और आपसे कहा जाए गेट है इसमें हो गए निकल, तो आप कभी उसको आप में टक्कर मारा, जब बाहुबली में नहीं था, ठीक है ना? कभी इसमें टक्कर मार, कभी इसमें, बड़ी मुश्किल से आप उस गेट में पहुंचे साहब। तो आप भाग बहुत तेजी से रहे, कोई टक्कर मारता फिर फेंक देता है, बड़ी मुश्किल से जाके आप वहां से निकल पाए, है ना? तो जो ड्रिफ्ट है ना बेटे वो बहुत कम होती है, दैट्स व्हाई स्पीड आपकी बहुत कम निकलती है। ड्रिफ्ट क्या है? फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड के अंदर। अरे हाँ, तो बोल यार, ठीक है बेटे? अब इसके डेरिवेशन पे आते हैं, ठीक? चलो 2 नंबर या 3 नंबर में बेटे डेरिवेशन आता है, ठीक है? तो एक बात तो मुझे समझ में आ जाती है, कंसेप्ट सही है सर। अब अगला कंसेप्ट देखो, मान लो बेटे ये इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे, मैं एट एन इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेता हूँ। ये इधर भाग करके गया था, ये U1 से भागा था, ये V1 टाइम में V1 से पहुंच गया किसी दूसरे से जब टकराता है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन, ये जो सिचुएशन है ये कंसीडर होती है, ठीक है? ये मान लो सीधा ही भाग क्या आता है, ये U2 से चलता है और यहाँ पे V2 से टकरा जाता है, ठीक है सर? ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये U3 से स्टार्ट करता था और V3 से टकरा जाता था, किससे? V3 से। तो मुझे जनरल उठाना है तो 3 मत लो, इसको N ले लेते हैं, ठीक है ना बेटे? NH ले लिया ये, ठीक है? मैंने 3 दिखा दिए हैं, ये कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है? N तो यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 1 2 है तो ये N हो सकता है, मैंने जनरल दिखा दिया है, ठीक है सर?
ठीक है जी। अब तुम एक बात बताओ बेटे कि तुमने जैसे फोर्स अप्लाइड करी, मतलब फील्ड अप्लाई करी, तो फोर्स लगी? हाँ सर। क्या लगी? फोर्स। फोर्स कितनी लगेगी सर? जो फोर्स अप्लाई हुई है वो चार्ज अपना फील्ड दूसरे की हुई है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, दिखा दिया साहब और साइन लगा दिया। माइनस मुझे शो करता है कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर अप्लाई होती है तो फोर्स उल्टी अप्लाई होती है, ठीक है साहब। फोर्स की वैल्यू एम ए, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू ई, तो ए की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ ई इंटू ई बाई एम। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, ठीक है बेटे। ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ गया साहब, और m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। दिस इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है साहब। क्या इसको भी वही एक्सेलरेशन मिलेगा? हाँ सर। क्या इसको भी वही मिलेगा? हाँ सर। क्या इसको भी वही मिलेगा? हाँ सर। क्यों मिला है सेम सबको? एक ही फील्ड के अंदर है सर, ठीक है साहब। तो बोलिए V1 कितना है? अच्छा बेटे मान ले बेटे ये यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचता है ना, जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पे टाउ 1 टाइम लेता है। यहाँ पे टाइम को ना बेटे t से नहीं दिखाते, ये ध्यान रखना, टाइम को ना t से नहीं दिखाते, एक स्पेशल नोटेशन है इसके लिए, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेता है टाउ 2 और यहाँ पे लेता है टाउ n, और ये जो टाउ है ना बेटे, टाउ इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तुम अंदाजा भी लगा गए होंगे, रिलैक्स होना। तो इट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। एक से चला, यहां से टकरा के चला, अगले से कितने समय बाद टकराता है, ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन। मान लो यहां से टाउ 1 है, इसे लगता है टाउ 2 और इसे कितना लगता है? टाउ n, अगले से टकराने में, अगले से टकराने में, ठीक है सब। तो लिखियो लो, क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन से V1 की वैल्यू लिख, V1 तो मैं लिखूं बेटे, तो एज वी नो कि जो V1 वेलोसिटी निकल करके आएगी वो U1 प्लस में a टाउ 1 होगी। बिल्कुल सच्चाई है सब। ये कहां से लिखा है? ये V इक्वल्स टू U प्लस AT वाली इक्वेशन से लिखा है, ठीक है बेटे। तो V2 बोलिए कितनी हो जाएगी सर? V2 हो जाएगी U प्लस में U2 प्लस में a ऑफ टाउ 2, बिल्कुल सही है साहब। तो बोलिए Vn कितनी हो जाएगी सर? Vn हो जाएगी Un प्लस में a ऑफ टाउ n, बिल्कुल सही है साहब। अरे हाँ तो बोल, डेफिनेशन याद कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। मतलब जो V1 V2 V3 V4 ये सब एक्वायर करी हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स ने, है ना, कोई भागा V1 से, कोई V2 से, कोई V3 से, कोई V4 से, और एक ही कोलिजन देखना बस बिटवीन सक्सेसिव। तो ये सभी भागे V1 V2 V3 V4 Vn से, जितनी वेलोसिटी इनकी है, कोई इधर है कोई इधर है, इन सबका एवरेज ले लो सब, इन सबका एवरेज। तो Vd को जब लिखा जाता है ना बेटे, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये होता है इन सभी का एवरेज। मतलब V1 प्लस में V2 प्लस में V3 और अप टू Vn और डिवाइडेड बाय n, इसे कहते हैं एवरेज, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब डेफिनेशन को एक बार पढ़ के देखो आप, जो आपने डेफिनेशन लिखी स्टार्टिंग में, आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन क्या थी वो, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है सर। अब तुम बड़े बच्चों बेटे, मैं एक स्टेप में लिख रहा हूँ, जगह कम है नीचे, क्या देख, ये है U1 a टाउ 1, U2 a टाउ 2, UN a टाउ n। जब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएंगी ना बेटे सारी, तो U को एक तरफ करते तो वो आ जाएगा U1 प्लस में U2 अप टू UN डिवाइड बाय n। ये तो मैंने एक साइड में कर लिया सब, और प्लस a कॉमन हो जाएगा, a को कॉमन निकाल दिया सभी में, और यहाँ पे रख दिया टाउ 1 टाउ 2 अप टू टाउ n और डिवाइडेड बाय n। पकड़ना इस चीज को, ये स्टेप समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटे। इसके जगह V1 के बदले ये इक्वेशन आएगी, V2 के बदले ये आएगी, और V3 अप टू Vn के बदले ये आएगी, ठीक है सब। फिर उसको सेपरेट कर दिया है, क्या कर दिया है? सेपरेट। और जैसे बच्चे ने देखा इसको सेपरेट हुआ, बेटे उस बच्चे को ध्यान आ गया, ओहो सर ध्यान से देखिए, आपने पहले ही इसको समझा दिया था हमें कि साहब एवरेज वैल्यू 0 होती है, एवरेज वैल्यू 0। इसको लिख देता हूं मैं, चलो, दिस इज U एवरेज, ठीक है साहब, और प्लस में A, और दिस इज टाउ एवरेज, ध्यान से देख, दिस इज टाउ एवरेज, सही है। और कंसेप्ट ये कहता है कि U एवरेज की वैल्यू 0 होती है, ये कंसेप्ट कहता है साहब। अगर U एवरेज की वैल्यू 0 है
तो V की वैल्यू इस मार्केट में आ गई बेटे, V ए टाउ एवरेज, ए टाउ, और मैं ए की ना वैल्यू डायरेक्ट डाल देता हूँ बेटे यहाँ से, चलो लिख दे, ए टाउ एवरेज, ये वैल्यू आ गई मार्केट में। और जब इस मार्केट की वैल्यू को प्यार से देखा जाता है, प्यार से मतलब सभ्य तरीके से, तो साहब ये निकल करके आती है माइनस ऑफ ई टाउ बाय एम। दिस इज द फाइनल रिलेशन। ये साहब रिलेशन नहीं है, ये जन्नत है, ये आंसर है। किसकी वैल्यू डाल दी बेटे, ए की डाल दी है, ठीक है ना, ए यहाँ से डाल दिया, ई टाउ बाय एम, तो ई बाय एम यहाँ जब डलेगी ना तो बिकम ई बाय एम, ये टाउ। और टाउ एवरेज को ना सिर्फ टाउ लिख देते हैं, बार बार टाउ एवरेज नहीं लिखते बेटे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होना है आगे, ठीक है। ये डेरिवेशन है, ये हैसली रिलेशन इस चैप्टर का, ये जड़ है इस चैप्टर की, ये मान लो। अब इस रिलेशन से तुम देखोगे ना कम से कम आगे 7-8 फॉर्मूले ड्राइव होंगे इस छोटी सी रिलेशन से। फॉर्मूले में ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो टाउ होता है ना बेटे फिक्स होता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें तो ये 10⁻⁻14 सेकंड होता है कंडक्टर्स के लिए। अब थोड़ा अंदाजा लगा के देखो कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मतलब आयन से या किसी दूसरे से टकराने में 10⁻⁻14 सेकंड लेता है, -14, बोल सही बात है नहीं, तो ये मेजर तो करना पॉसिबल ही नहीं है इतना लो टाइम, वो क्या नाम है टाइम, हाँ कैलकुलेट हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। ये आया था। अब ये 3 नंबर का डेरिवेशन है जो कुछ तेरे सामने बना हुआ है, ठीक है। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखो इस वाली फिगर को बना लें, जरूरी है, ये वाली बना देंगे और ये भी बना लें, ये तो लास्ट में कंसेप्ट में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये वाली फिगर बनानी है, ये फिगर बननी है, ये इक्वेशन और ये सब लिखा जाना है, ठीक। तो लिखना स्टार्ट करो बेटे, थ्योरी है ये तो, ठीक। तो लिखो, तो डेफिनेशन तो पहले हो गई है, सही। अब उस डेफिनेशन के नीचे लिख मेटल्स हैव a large number of free electrons, metals have a large number of free electrons nearly 10⁻28 per meter cube। 10⁻28 लिखो, 29 लिखो, दोनों वैलिड हैं, ध्यान रखना, इसी के बीच की कहानी होती है सारी, पर मीटर क्यूब, फुल स्टॉप। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of electric field, they are in a state of continuous random motion, they are in the state of continuous random motion, और ब्रैकेट में लिख देना 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, कंटिन्यूस रैंडम मोशन, ब्रैकेट में 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है बेटे। ये वाली फिगर बन जाएगी, ये वाली फिगर, ठीक है। इसके लिए 2-4 लाइनें छोड़ लो फिगर के लिए, फिर लाइन लिखो। फिर इफ U1 U2 U3 डैश 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 UN, U1 ये वाला U1 U2 U3 अप टू UN आर द रैंडम वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स, एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, then average velocity is और ये वाला फॉर्मूला बेटे, ये फॉर्मूला अगर U1 U2 U3 इसमें भी फिगर में भी दिखा देना आप थोड़ा, ठीक है, मैंने यहाँ दिखा रखा है, देन U average इक्वल्स टू U1 U2 और अप टू इक्वल्स टू 0, सही है। इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस था, इट मीन्स देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, सही है। लिखना चाहो तो लिख देना इसमें, इट मीन्स उसी के नीचे लिख दो, इट मीन्स देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, हो गया। अब नेक्स्ट लाइन से आ बेटे, ठीक है। अब ये वाली फिगर बननी है वैसे, ठीक है, ये वाली फिगर बननी है, इसके लिए जगह छोड़ लो, अब उसमें लिखो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of electric field, the force experienced by each electron in opposite direction of field
इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज, और ये वाला फॉर्मूला बेटे F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई, देन एम ए इक्वल्स टू ई, और ए की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। और इसको डाल देना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आप लोग जानते हो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन, चलो लास्ट में लिख देंगे नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ना, इसके बाद लिख देंगे लास्ट में, हो गया। अब नेक्स्ट लाइन से लिख, इफ टाउ वन टाउ टू टाउ एन, टाउ वन टाउ टू डैश डैश एस टाउ एन, ठीक है बेटे, ऐसे इफ टाउ वन कॉमा टाउ टू डैश डैश अप टू टाउ एन, अप टू टाउ एन आर द रिलैक्सेशन टाइम्स, are the relaxation times of relaxation time for n electrons, for capital N electrons respectively, then velocities after collision of free electrons, then velocities after collision of free electrons are और ये रिलेशन बेटे एज वी नो लिखने की जरूरत नहीं अब, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक तीनों रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद बेटे बस सीधा ये कि देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ठीक है बेटे, और ये वीटी और ये पूरा, और जो भी फिगर आपको बनानी हो फिगर कंप्लीट बना लो। ये कंसेप्ट अभी लिखाऊंगा, इसे रोक लेना, इस फिगर को मत बनाना, किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसकी इनको रोक, फटाफट नोट कर ले, लिख लिया बेटे, आ जा। डेरिवेशन ये कंप्लीट हुआ, अब इसके ऊपर कंसेप्ट उठाते हैं। पहला तो यही बेटे, पहला क्वेश्चन डाल के लिख, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन दिस रिलेशन Vd इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। आंसर क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ठीक है। ये वाली फिगर अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो बेटे, ठीक है, पर ध्यान रखना कि मैंने बैटरी उस साइड कर रखी है, इसमें बैटरी उधर करी है, इस साइड प्लस है इस साइड माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पैदा होगी अपनी बार, ठीक है बेटा, ये ई बनेगी और मोशन उस साइड है, ठीक। आप रिवर्स करके बनाना चाहो तो ऐसी वाली बैटरी बना दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, मोशन इधर ले लेना, आपकी मर्जी है। ये अच्छी सी फिगर बना दो, ये वाली फिगर, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हुआ। अब दूसरा जो मेन है बेटे, जो मेन कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट डाल मार्क करके लिख दे इस कंसेप्ट को, लिख नेट करंट इन वायर, नेट करंट इन वायर इज ओनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज ओनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो नेट करंट, देयर इज नो नेट करंट ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नेट करंट जनरेट होता है बेटे वायर के अंदर, जो नेट करंट पैदा होता है वो सिर्फ इसकी वजह से पैदा होता है, इसकी वजह से। दिस मोशन इज रेस्पॉन्सिबल, दिस मोशन इज रेस्पॉन्सिबल। मान लो फॉर एग्जांपल समझना, यहां से यहां तक, ये यहां से स्टार्ट किया था मैंने, ये बोल सही बात है नहीं, और यहां तक पहुंचने में फॉर एग्जांपल इसको लग गए 10 मिनट एग्जांपल के बतौर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और 10 मिनट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट अटेन हुआ वो बस इतना हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करी तो डिस्प्लेसमेंट इतना सा हुआ, समय इतना ले गया, तो स्पीड अपने आप कम आ जाएगी, है ना। तो देयर इज नो नेट करंट ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस हिस्से की जो हिस्सा ड्रॉ हुआ ना, इसकी वजह से कोई लेना देना नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ये इधर भागा भाग जैसा कहानी है नेट फॉरवर्ड की, ठीक है। तुम कहोगे सर इसको मैं यहाँ देख, हाँ यहाँ देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ समझ, क्योंकि एनसीईआरटी फिगर है बेटे, तो एनसीईआरटी ने 3-4 कॉलिजन करके बनाई हुई है, कल वो बोर्ड इस पर कोई कंसेप्चुअल पूछ ले, इसलिए वही फिगर बना दी, ठीक है ना। तो दिस नेट फॉरवर्ड मोशन इज रेस्पॉन्सिबल, दिस नेट फॉरवर्ड मोशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो आज के बाद मुझे याद क्या रखना है करंट के बारे में, ये याद रखना है। ये फिगर हम लोग बनाई आप लोगों ने, हिंदी में लिख देना वहां पे, हिंदी में। आज के बाद साहब, आज के बाद का मतलब आगे के लिए, ठीक है। जब भी वायर के अंदर डीसी करंट फ्लो होगा तो मेरे लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधे मूव करेंगे, बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधे, मतलब एक सफेद तरीके से, और जिस स्पीड से वो फ्लो करेंगे वो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, और वास्तव में फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड होती है, बहुत कम होती है ये, ठीक है। तो फाइनली द ड्रिफ्ट स्पीड इज इन फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड, इन मिलीमीटर पर सेकंड,
ठीक है बेटे, ये डेरिवेशन है। देखो इस डेरिवेशन के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर 5-6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का ये पेज है बेटे, एनसीईआरटी फट गए, ये पेज निकल गया उसके। ये सॉल्व एग्जांपल 3.2 है एनसीईआरटी का, सॉल्व एग्जांपल 3.2। सही है, मैं सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं डिक्टेट करूंगा, आप इसी से लिख देंगे। जब सॉल्व ही है तो एनसीईआरटी से लिख लेना। पेज नंबर 100 है बेटे, पेज नंबर भी देख कितना प्यारा है, 100 पेज है। 3.2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, ठीक है, आराम से वहां से पढ़ लो, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। The electron drift speed is estimated to only a few millimeter per second for current in large range of few amperes. How then the current established almost instant in a circuit is closed? अब ये सवाल देख क्या घुमाता है, क्या पूछता है। क्वेश्चन ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है वो फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड में होती है। ये मैं भी जानता हूँ साहब। तो फिर एक बात बताइए कि सर्किट के अंदर स्विच को क्लोज करते ही करंट इंस्टेंट क्यों पैदा हो जाता है? मतलब मैं क्लोज करता हूँ बल्ब ग्लो कर जाता है, मैं तो स्विच को क्लोज करता हूँ बल्ब ग्लो कर जाता है, ऐसा क्यों होता है साहब? इसका सिर्फ एक जवाब, सिर्फ एक जवाब। बड़े बच्चों सोच समझ के बताना, ये करंट एक की वजह से चलता है, सबकी वजह से चला है? तो सबकी वजह से चला। तुम बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना। क्या वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हर जगह बैठे हैं? हाँ सर, वो हर जगह बैठे हैं। और क्या वो 1-2 नंबर है? वो लाखों में पड़े हुए हैं साहब, वो ह्यूज अमाउंट में पड़े हो, ह्यूज अमाउंट में। बहुत सही बात है नहीं? अब तुम बड़े बच्चों सोच के बता कि एक इलेक्ट्रॉन भी चींटी के बराबर हिला, चींटी थोड़ा सा भी हिला, क्या वायर के सारे इलेक्ट्रॉन हिल जाते हैं? हाँ सब, ये तो सारे हिलेंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे में पैदा हुई है एक साथ। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन 1-1 मिलीमीटर भी चल गए तो सर करंट तो चालू हो गया। इसलिए स्विच क्लोज करते ही करंट इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जवाब क्या हुआ साहब? जवाब इसलिए हुआ कि जो करंट पैदा होता है, चाहिए आंसर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे पैदा हो गई, कॉजिंग एट एवरी पॉइंट आ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। हर एक पॉइंट के ऊपर जो दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन पड़े सब ड्रिफ्ट करेंगे, सब जब सब ड्रिफ्ट करेंगे तो एक साथ ही इंस्टेंट करंट चालू हो गया हो। तो मेन आंसर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने की वजह, एक तो ह्यूज अमाउंट पड़े थे, और ह्यूज अमाउंट पड़े हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होती है तो इंस्टेंट ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। ये पहला सवाल। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेज ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। सच्चाई है साहब, ड्रिफ्ट पैदा हुई फोर्स की वजह से, फोर्स लगी, बिल्कुल सच्चाई है। ड्रिफ्ट फोर्स लगी तभी तो ड्रिफ्ट आई है। हाँ सर। अब वो कहता है बट फोर्स शुड कॉज द एक्सीलरेशन, व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर अ स्टेडी एवरेज स्पीड? बड़ा अच्छा सवाल है साहब। जब तुम ये कहते हो कि ये फोर्स लगी है, फोर्स का मतलब एक्सीलरेशन होना, फोर्स का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होने का मतलब है स्पीड लगातार बढ़ना। तो फिर ये स्पीड फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड में कांस्टेंट स्पीड क्यों ले ली तुमने? इसका जवाब क्या है साहब? इसका जवाब ये है, सुन बेटे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ा, समझिए बात को, यहां से चला, ये जाकर के टकराया इससे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल देता हूं, इसकी स्पीड यहाँ पे 10 थी और यहां जाके हो गई इसकी 50। तो साहब जब फील्ड टकराता है ना, ये फील्ड, ये कहानी है फील्ड अप्लाई होने के बाद, ध्यान रखना, फील्ड से पहले नहीं। अब जैसे इससे जाके टकराता है ये स्पीड लूज कर जाता है बेटे अपनी, और ये घट करके तुरंत वापस 10 के ही आसपास आ जाती है। क्योंकि अब कॉलिजन जब उससे होता है, अब ये प्योर इलास्टिक कॉलिजन नहीं है, इसी कॉलिजन की वजह से वायर हीट होता है। जब किसी तार में करंट चलता है ना, और करंट चलने के बाद तुम देखो कुछ तार वो समय के बाद वो हीट हो जाता है, वो यही कहानी इसकी वजह से होता है बेटे, मेन यही रीजन है। इलेक्ट्रॉन दौड़ करके आता है, स्पीड गेन करके आता है और सामने उसके आ जाता है और सारी स्पीड लूज कर देता है। अब वो वापस 10 हो जाती है, फॉर एग्जांपल बढ़ के फिर हो गई 40, है ना। अब ये इससे टकराएगा, फिर ये टकराने के बाद ये जो 40 है ना, ये वापस घट के लगभग वही 10 आ जाएगी। मतलब ये है स्पीड बढ़ती है, ये सच्चाई है, लेकिन वो कॉलिजन के बीच में बढ़ती है, वो लगातार नहीं बढ़ती। एज एन एवरेज देखा जाए तो 10 ही रह जाती है लगभग, ठीक है ना। तो बढ़ती है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ओनली, यहां से यहां बढ़ेगी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर घट जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर घट जाएगी। तो जवाब यही हो गया कि एक्सेलरेशन होता है, स्पीड बढ़ती है, लेकिन ये बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन बढ़ती है, और एज एन एवरेज देखा जाता है तो इतना अंतर स्पीड पर नहीं आता। 2 सवाल हो गए साहब। तीसरा देख क्या कहता है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑल्सो स्मॉल, देन हाउ विल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट कंडक्टर। तो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट भी बहुत कम है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट कैसे पैदा हो जाता है साहब? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जवाब क्या है साहब? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हो गया साहब।
तीन हो गए ना। नंबर 4, when electron drift in a metal from lower potential to higher potential, does it mean the free electron of the metal are moving in same direction? जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं क्या सारे सेम डायरेक्शन में होते हैं? ये कैसा सवाल था? जब से पढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब लास्ट में कंक्लूजन कर लेते हैं ना अपने दिमाग में कि लास्ट में ड्रिफ्ट होती क्या है, तो वो सेम डायरेक्शन कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन वो सेम में चलने पॉसिबल नहीं है। ई लास्ट पार्ट, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। आगे वही कंसेप्ट समझाया था ना, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। फर्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ साहब, जब फील्ड नहीं होती है तो दो सक्सेसिव के बीच में सीधा होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। लेकिन साहब जब फील्ड अप्लाई हो जाती है तो द पाथ मे बी कर्व और मे बी स्ट्रेट लाइन, तो उसमें कर्व ही लिख दो, ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। अब तुम अंदाजा लगाओ, एनसीईआरटी के 5 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 3.2, शॉर्ट एग्जांपल है 5, क्या ये पांचों के पांचों इसी कंसेप्ट पे बेस्ड थे? इसी पर बेस्ड है। बोल बात समझ में आई है, ठीक है बेटे। देखो 5 तो ये है और 5 और कराऊंगा, वो 2 डेरिवेशन करा दूं पहले, उसके बाद कराऊंगा। टोटल ये 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और ड्रिफ्ट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इन 10 में से ही आता है, ठीक है बेटे। तो रोक स्क्रीन को, और जो कुछ भी और कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख लो। लिख लिया बेटे, चला जा। अब एक डेफिनेशन लिख बेटे, रिलैक्सेशन टाइम, जो अभी आया था ना कंसेप्ट, उसको डिफाइन कर देते हैं। डेफिनेशन लिख, रिलैक्सेशन टाइम। तो डेफिनेशन नोट कर ले साहब, क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? तो इट इज द एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स, ठीक है। एवरेज जो लिया जाता है, और रूम टेम्परेचर के ऊपर मेटल्स के लिए 10⁻⁻14 मीटर पर सेकंड होता है। सही है, ये डाटा याद रखना है बेटे, ठीक है। हो सकता है कभी ना कभी कंसेप्चुअली आपसे पूछ लिया जाए। 10⁻⁻14 मीटर पर सेकंड रूम टेम्परेचर पे, ठीक है बेटे। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है बेटे, लेकिन इसके ऊपर ना कंसेप्चुअल बहुत प्यारे बनते हैं। कंसेप्चुअल, वो कंसेप्चुअल क्या है? मान ले मेरे पास कोई ये कंडक्टर है, कोई भी ये कंडक्टर है साहब, ठीक है, और मैंने इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया बाय एनी मेथड। एनी मेथड मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी अप्लाई करी, कुछ भी किया और इसका टेम्परेचर राइज कर दिया। अब तुम एक बात बताना, अगर तुम इसका टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर राइज, तो जो इलेक्ट्रॉन के जो कॉलिजन है एटम्स के साथ, जो इलेक्ट्रॉन्स के कॉलिजन है एटम्स के साथ, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी होने लग जाएंगे या लेट होंगे, मतलब ये है कि टाउ बढ़ जाएगा या घट जाएगा। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये कॉमन सेंस कहती है, बात को समझना बेटे, क्या कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुमको याद है कि काइनेटिक एनर्जी कभी हम लोगों ने एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, उसके अंदर क्या नाम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर, उसका फॉर्मूला किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT आती है, याद करो। और उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन थी, रोटेशन थी, एक थी वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी जो आती थी। मेरी बात को समझना, आप ये आपने इसका टाइम का कंसेप्ट उठा पाओगे यहाँ से। जैसे तुम टाइम इसको क्या नाम है टेम्परेचर राइज करोगे ना बेटे, टेम्परेचर राइज करोगे, तो टेम्परेचर राइज होने से अब ये जो एटम्स है ये तो क्रिस्टल के अंदर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल होता है, फिक्स होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर राइज होता है ना, इनके पास वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मतलब ये पूरा क्रिस्टल वाइब्रेशन में आ जाता है, पूरा क्रिस्टल। ये सारे एटम जो फिक्स पोजीशन पे आपको दिखाई देते रहते वही है ये, ठीक है ना, मतलब अपनी मेन पोजीशन उसी पॉइंट के आसपास रहेगी, लेकिन ये वाइब्रेशन में आ जाते हैं। अब तुम सोच के बताओ साहब, अगर ये वाइब्रेशन में आ गए तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और दुर्भर हो जाएगा? हाँ सर। क्या ये और ज्यादा फ्रीक्वेंटली उससे कोलाइड करेंगे? हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी इन्होंने गेन करी, इलेक्ट्रॉन भी गेन करेंगे, ये कॉमन सी बात है। और ये रास्ता घेर के और खड़े हो गए। हम लोग पहले ना वो गेम खेलते थे, गैलरी नाम होता था उसका, उसमें हम लोग ऐसे खड़े हो जाते थे और बच्चे दूसरे बच्चे को निकलना होता था। अब तुम सोच के बताओ, मैं डांस करने लग जाऊं, ऐसे हाथ करके इधर से इधर, क्या उसका निकलने का रास्ता और कम हो गया? हाँ सर। आपने टेम्परेचर राइज किया, दोनों ने एनर्जी गेन कर ली, इलेक्ट्रॉन ने भी कर लिया, आयन ने भी कर लिया, आयन वाइब्रेशन में आ गए। साहब ये वाइब्रेशन में आएंगे, क्या और फ्रीक्वेंटली उसके सामने हिंड्रेंस ऑफर होगा? हाँ। क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? सर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलने का मतलब तुम समझे, इसका मतलब है कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया है, और आपने ड्रिफ्ट को डिक्रीज कर दिया। ये ड्रिफ्ट क्यों डिक्रीज हो गई? ये ड्यू टू द फ्रीक्वेंट कॉलिजन, बहुत तेजी से कॉलिजन होने लग गए, और कॉलिजन अगर तेजी से होगा तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम घटा है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है।
तो एक बात ध्यान रखना बेटे कि जब भी हम किसी भी बॉडी का या कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हैं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करते हैं, तो टेम्परेचर राइज होते ही टाउ घट जाता है। ये कंसेप्ट है बेटे, और ये आपको रात में 2 बजे भी याद होना चाहिए। रात में 2 बजे भी याद होना चाहिए। देखो बेटे, ये जो कंसेप्ट है ना, ये काफी कंसेप्चुअल्स की जड़ है, काफी कंसेप्चुअल की जड़ है। टेम्परेचर राइज करने से टाउ घट जाता है, इस चीज का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, ये कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो साहब ये सारा सिस्टम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, ये वाइब्रेशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और तेजी से दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोलिजन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, हिंड्रेंस बन जाते हैं, नहीं निकलने देते। और कोलिजन फ्रीक्वेंट होगा जिसका मतलब कम समय लग रहा है, समय कम लगने का मतलब टाउ घट गया साहब, टाउ घट गया। अब देखो, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, क्लियर सुन लो, ये कंसेप्ट है, लेकिन इसके बाद ना जो कंसेप्ट आएगा उन सभी का मैथमेटिकल प्रूफ होता है, ठीक है। जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज किया था, यहां लिख दिया मैंने, बच्चा बोला हाँ देख, ये टेम्परेचर का इफेक्ट ना बेटे इस चैप्टर में सभी कंसेप्ट पे पूछा जाता है। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या आएगा, तो इसका तो फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव किया है, क्या किया था कि Vd इज इक्वल टू होता है E टाउ बाई m, इन स्केलर लिखा है, माइनस नहीं लगाया, ठीक है, फैक्टर नहीं है। तो एक बात बता, टाउ घटेगा तो Vd घटेगा, हाँ सर Vd घट जाएगा। कल एक फॉर्मूला आएगा I इक्वल टू NaVd, सब अगर Vd घटता है तो करंट घटेगा, भाई कॉमन सेंस कहती है, करंट घटने का मतलब है रेजिस्टेंस का बढ़ना, रेजिस्टेंस का बढ़ने का मतलब है रेजिस्टिविटी का बढ़ना, रेजिस्टिविटी का बढ़ने का मतलब है कंडक्टिविटी का घटना, मतलब कंडक्टेंस का घटना, किसका घटना, कंडक्टेंस का, है ना। एक होती है बेटे मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट फील्ड अप्लाइड, सही है, मोबिलिटी घट जाती है। अब तू एक बात बता, ये सब ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन करंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, ऑन कंडक्टिविटी, ऑन कंडक्टेंस, ऑन मोबिलिटी, ये सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इन सभी का प्रूफ आएगा, मतलब एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, उसके डायरेक्ट उसके ब्याह, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ही बताया मैंने, ये कंसेप्चुअली पता है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ डिक्रीज दैट्स व्हाई Vd डिक्रीज, खत्म। ऐसे सभी का ये रिलेशन आएगा, वो सभी का रिलेशन लिखेंगे, कंसेप्ट बता देंगे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से टाउ घटता है ये कहीं प्रूफ नहीं है, क्लियर सुन लो, ये कॉमन सेंस कहती है, ये कॉमन सेंस कहती है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक वो टेम्परेचर राइज करता हूं कंडक्टर का, जो उसके एटम्स हैं वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाते हैं, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। उसके गेन करने से जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन उनके साथ वो और फ्रीक्वेंट हो जाता है, बिकम मोर फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट होने का मतलब और जल्दी जल्दी कोलिजन बढ़ हो जाता है, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, होने लग जाएंगे तो टाउ बढ़ जाता है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, आप हिंदी में लिख लेना जो बात आपको समझ में आई है, और इस लाइन को भी लिख लेना साहब, और जब इसको लिखो यहाँ लिख लेना, इसका प्रूफ नहीं है, इन सबका प्रूफ है, ठीक है बेटे। रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर, लिख लिया बेटे, आ जा। अब ना बेटे एक कंसेप्ट और देख इसी रिलेशन के ऊपर, जो ये रिलेशन है ना Vd इक्वल टू E टाउ बाई m, इसके ऊपर बहुत प्यारा कंसेप्ट है एक, और ये कंसेप्ट आप लोगों को इस चैप्टर में काफी यूज भी करना है। कंसेप्ट ये है, देख पहले तो यही छोटी सी बात है कि जब हम लोग किसी कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट को पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन साहब अब इस स्पीड से इसके अंदर चल रहे हैं, ये एक मोटा सा मतलब होता है जिसको हम अपने दिमाग में बिठा के चलते हैं, ये Vd होती है। और ये इलेक्ट्रिक जो बैटरी अप्लाइड है तो इसको लिख देता हूँ V, वोल्टेज अप्लाइड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो इसके अंदर पैदा होती है, ये E है और ये L लेंथ का वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर पैदा हो गई और L लेंथ का क्या है, वायर है। अब ये रिलेशन ये निकल कर के आई थी बेटे कि Vd बराबर होता है E टाउ बाई m, ये रिलेशन आई थी, बोल स्टेप सही है। तुमको याद होगा मैंने ये वाली रिलेशन जो E वाली है ये पहले पढ़ा चुका हूं आपको, E इक्वल टू dV बाई dr से आती है कि E की वैल्यू होती है V बाई L, याद करो। अगर ये वैल्यू होती है तो Vd का फॉर्मूला मार्केट में आ गया E टाउ बाई m V बाई L, ये आ गया। बच्चा बोला चलो सिंपल सी रिलेशन है, इसमें जन्नत कहाँ है, जब आप ऐसा कंसेप्ट समझा रहे हो तो जन्नत भी देखनी चाहिए, जन्नत है इसके अंदर। वो जन्नत ये है बेटे, फॉर्मूले को बहुत बारीकी से देख, इसमें वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है साहब। बच्चा बोला मतलब सुन, अगर सप्लाई कांस्टेंट रखी गई है, अगर सप्लाई कांस्टेंट है
मान लो दो वायर है मेरे पास, एक ये वायर है साहब और इसके अक्रॉस V वोल्ट की सप्लाई लगाई है, L लेंथ है V वोल्ट की, और एक वायर मेरे पास ये है, ठीक है, वही L लेंथ का वायर है और वही V वोल्ट की सप्लाई है, लेंथ नहीं बदली है, ध्यान रखना, L लेंथ है, V वोल्ट सप्लाई है, लेकिन इसका एरिया A था, इसका एरिया 2A था। बोर्ड में कई साल क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, वो क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बताइए इलेक्ट्रॉन किस ड्रिफ्ट से दौड़ रहा होगा, दौड़ रहे होंगे। तो रिलेशन को तू बहुत बारीकी से देख, क्या कि अगर सप्लाई नहीं बदली जा रही है, मतलब V सेम है साहब, तो VD नेवर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई लेना देना नहीं है। तो व्हाट इज द रेशियो, तो VD1 अपॉन में VD2, एक 1 2 कर लेते हैं बेटे, ये सही नहीं, पहला सिस्टम हो गया, ये दूसरा हो गया, VD1 बाई VD2 की वैल्यू 1:1। और हाँ तो बोले यार, ये कंसेप्ट कहां से निकल करके आया, ये कंसेप्ट यहां से निकला। बच्चा बोले सर वैसे एरिया का फर्क क्यों नहीं पड़ता, ये कॉमन सेंस है यार, देख एरिया ज्यादा होने से बस क्या फर्क पड़ेगा, ज्यादा होने से, मान लो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन चलाता हूँ, ऐसे 10-10 की रो बना के दिखाता हूँ, यहाँ 20-20 की बन जाएगी। हमें तो चलने से मतलब है साहब, किससे, चलने से। और आया नहीं आया, एक कंसेप्ट मुझे समझ आ गया। दूसरा तू ध्यान से देख बेटे, VD जो है वो L के इनवर्सली चलता है, ध्यान रखना, यहाँ L सेम है, अगर वायर की लेंथ बढ़ाते जाओगे ना तो VD घट जाएगा, ये ध्यान रखना। जितनी ज्यादा लेंथ होती है ना वायर की, इलेक्ट्रॉन को रेंगने में उतनी प्रॉब्लम आती है, ये कॉमन सेंस कहती है यार। मेरे सामने 4 बच्चे खड़े हुए हैं, मेरे को 4 को धक्का मार के निकलना है, और मेरे सामने कोई 8 कर दे तो मेरे तो 8 को धक्का मारूंगा मैं। तो जितनी ज्यादा लेंथ होती जाएगी उतने इलेक्ट्रॉन आयंस आगे बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो कॉमन सेंस में मेरी ड्रिफ्ट पे इफेक्ट आता है। तो एक कंसेप्ट ये है, और आया नहीं आया, तो तू चाहे ना तो कंसेप्ट डाल के लिख दे, कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, ये फिगर बना मत बना, ये रिलेशन लिख, ये वाली रिलेशन, ये ठीक है, ये वाली रिलेशन। अब उसमें लिख दे, फ्रॉम दिस रिलेशन it is clear that drift velocity does not depends on drift velocity does not depends on drift velocity does not depends on the area of cross section of wire, the area of cross section of wire। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है साहब, फॉर गिवन सप्लाई या फॉर गिवन वोल्टेज, बात समझ आइए। अब ये वाला सवाल ये अलग अलग बनाए थे, अब देख इसी सवाल को पूछने का ये अंदाज भी है, देख ये कहता है कि 2 वायर है तेरे सामने, एक का लेंथ दे रखी है और एरिया दे रखा है, A और 2 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड। बच्चा बोला सर ये वही तो चीज है, पैरेलल का मतलब क्या पोटेंशियल सेम रहेगा, हाँ सब सेम रहेगा, तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दौड़ा है क्या उसी स्पीड से इसमें दौड़ेगा, बिल्कुल सच्चाई है सब, 1:1 आंसर होगा, 1:1 आंसर, बिल्कुल सही। पूछने का अंदाज है बस, वो ये ऐसे समझा दिया, ये ऐसे। हाँ अगर ये पैरेलल के बदले सीरीज पे आ जाता ना बेटे क्वेश्चन, जैसे L लेंथ है ये और इसके सामने मैं एक और ले लेता हूं वायर, ये अगर ये सीरीज पे बना देता इस सवाल को, ये दोनों वायर सीरीज में है, ठीक है ना, ये सीरीज में है, ये भी L है, ये भी L है, इसका एरिया A है और इसका 2A है। अब क्या होगा, अब सीरीज में कंसेप्ट नहीं लगेगा, सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप होता है सब। तो उस सिचुएशन में ना बेटे एक फॉर्मूला मैं कल ड्राइव करूंगा आपको, वो ये फॉर्मूला होता है I = NAVD। तो यहां से जब मैं VD की वैल्यू लिखता हूं ना, VD की, तो वो होती है I/NEA, और सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि जो VD है ना वो इनवर्सली होगा एरिया के, जितना ज्यादा एरिया उतना VD कम। तो अगर मैं रेशियो लिखूं, जैसे मान लो ये 1 वायर है, ये 2 वायर है, तो V1/V2, VD1/V2, तो इनवर्सली उल्टा कर दो तो वो 2:1 हो जाता है बेटे, 2:1, ठीक है। तो अब आपके सामने दोनों क्वेश्चन आ गए, ये पैरेलल का कंसेप्ट भी आ गया और ये इसका भी आ गया, ठीक। और लेंथ पे मुझे दिखाई देता है कि कभी अगर लेंथ पे खेल खेलेगा, सही है ना, तो इनवर्सली चलता है सब, लेंथ बढ़ाते जाओ VD घटता जाएगा। अरे हाँ तो बोल, ठीक है। तो आज ही क्लास के अंदर हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पूरा कर लिया है बेटे।
ठीक है, ये ड्रिफ्ट के सारे कंसेप्ट हैं। अगली क्लास में ओम्स लॉ स्टार्ट कर लेंगे शायद। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।